आज हम लोग 10th साइंस NCERT चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो आप अपना NCERT का चैप्टर 12 खोल लीजिए, उसको ठीक से पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद मेरा वीडियो को लाइन बाय लाइन देखते चलिए, समझते चलिए, सारा बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है। इस एक्टिविटी में क्या है कि एक सर्किट हम लोग लेते हैं, और इस गैप में हम डिफरेंट डायमेंशन का और मटेरियल का वायर को लगाते हैं जिसमें कि रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोग को लेना है कि एक नाइक्रोम वायर लेना है जो कि लेंथ L का पहला लेते हैं और फिर स्विच को ऑन करते हैं। नाइक्रोम वायर L लेंथ का ले लिए, फिर स्विच को ऑन कर दिए और एमीटर का रीडिंग को देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। फिर इसको रिप्लेस करते हैं, फिर नाइक्रोम वायर ही लेते हैं जो कि डबल लेंथ का हो जाता है। अब जो लेंथ है वो डबल है। फिर यहाँ पर डबल लेंथ का यहाँ नाइक्रोम वायर हम फिट कर दिए, फिर एमीटर का रीडिंग ले लिए, फिर इसको हटाए। फिर क्या किए कि अब जो है L लेंथ का ही ले रहे हैं, मगर क्या है कि डबल क्रॉस सेक्शनल एरिया का ले रहे हैं, मोटा ले रहे हैं। L लेंथ का ही रहेगा, L लेंथ का, मगर एरिया जो है वो डबल रहेगा। फिर एमीटर का रीडिंग लेते हैं। उसी तरह फिर क्या कर रहे हैं कि अब मटेरियल को ही चेंज कर दे रहे हैं। मटेरियल को ही चेंज करके फिर सेम एक्टिविटी को रिपीट करते हैं। अब मटेरियल में नाइक्रोम ले रहे हैं, कोई दूसरा मटेरियल ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, और फिर एमीटर रीडिंग को चेक करते हैं। तो एमीटर रीडिंग को देखने से जो हमें मिलता है कि डिफरेंट डायमेंशन पर आपका करंट अलग अलग मिला है। मटेरियल भी चेंज किए हैं तो भी करंट अलग मिला है। तो यहाँ पर हम ओम्स लॉ ही अप्लाई कर रहे हैं। तो आइए आपके बुक में ही सारा बात जो लिखा हुआ है उसी को फिर से एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट एमीटर रीडिंग डिक्रीज टू हाफ व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। तो अगर लेंथ हम बढ़ा दिए तो हमारा करंट जो है करंट हमारा L लेंथ पर जो हमको मिला, और जैसे ही इसको डबल कर दिए तो हमारा I जो है वो हाफ हो गया, करंट घट गया। तो एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज व्हेन थिकनेस इंक्रीज
for same material and length। और हमारा ए पर अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो उसका ए पर जो हमको करंट मिला था, अब यदि हम इसको डबल कर देते हैं तो हमारा करंट डबल हो जा रहा है। तो आपके बुक में जो बातें लिखी हुई है इसको ठीक से देखते चलिए कि लेंथ को डबल कर रहे हैं तो करंट हमारा आधा हो जा रहा है, और एरिया बढ़ा रहे हैं तो करंट भी मेरा बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो चेंज इन एमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज। अब मटेरियल अगर यूज कर रहे हैं तो वहाँ भी देख रहे हैं कि हमारा करंट चेंज हो रहा है। तो ऑन द अप्लाइंग Ohm's law, we observe that the resistance R of the conductor depends on its length, its area, cross-sectional area, and on the nature of the material। तो आपने अपने एक्टिविटी में देखा कि डायमेंशन चेंज कर रहे हैं तो हमारा करंट चेंज हो जा रहा है, मटेरियल चेंज कर रहे हैं तो हमारा करंट चेंज हो जा रहा है। तो इससे हमको एक जो रिलेशनशिप मिल रहा है वो क्या है कि करंट कैसे चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली में हमारा डायमेंशन चेंज किए, मटेरियल चेंज किए तो हमारा करंट चेंज हुआ। करंट क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हर बार जो है रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ये रेसिस्टेंस डिपेंड किस पर कर रहा है? तो रेसिस्टेंस आपका आपने देखा कि लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्टली रिलेशंस है, क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। क्योंकि आपने देखा कि जैसे ही आपने डबल किया तो करंट आधा हो गया। तो इसका मतलब रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। और देख रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि बढ़ा रहे हैं तो हमारा करंट बढ़ रहा है, मतलब कि रेसिस्टेंस घट रहा है। रेसिस्टेंस हमारा घट रहा है, करंट बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस घट रहा है। तो रेसिस्टेंस यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया का इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गया, इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गया। और इसको दोनों को कंबाइन करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि आपका R प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ का, इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गया एरिया का। तो इन दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L/A। अब प्रोपोर्शनलिटी का हटाकर इक्वलिटी में लाने के लिए हमको एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगा, कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगा L/A। और एक कांस्टेंट को रो से डिनोट करते हैं। तो इस तरह हमारा एक फार्मूला बन गया कि R इक्वल टू रो L/A। अब इसी फार्मूला में आप एक चीज़ देख कर समझ लीजिए कि आपने देखा कि रेजिस्टेंस L पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन में है। क्रॉस सेक्शनल एरिया A पर डिपेंड कर रहा है, इन्वर्स रिलेशंस में है। और मटेरियल पर भी डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये रो जो है वो आपका मटेरियल के बारे में बताता है, जिसको कि बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी।
और इसको रो से, रो जो है, रो इज कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी of the conductor. It is characteristics of the property of material. तो अब यूनिट क्या होगा रो का, आप देख लीजिए यूनिट क्या होगा। तो आपका फार्मूला मिला R इक्वल टू रो L बाई A। तो रो को हम ऐसे लिख सकते हैं कि RA बाई L। यूनिट के हिसाब से देखें तो रो का ओम है, A का मीटर स्क्वायर है और लेंथ का मीटर है। तो एक ऐसे कटा तो बचा क्या, रो मीटर। तो आपका रेसिस्टिविटी का यूनिट हो जाता है रो मीटर। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात हम जरूर बताएंगे कि जितने भी यूनिट आप फिजिकल क्वांटिटी में आप देख रहे हैं तो है क्या, फिजिकल क्वांटिटी में जो यूनिट है वही एक्चुअली उसके बारे में बताता है कि वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। अब जैसे कि 1 लिख दिए, इसका कोई मीनिंग नहीं है फिजिकल क्वांटिटी में, दिस इज जस्ट ए नंबर। मगर यहीं पर 1 के जगह पर हम मीटर लिखे तो ऑब्वियसली ये देखकर हमें लग रहा है कि ये कोई लेंथ का है। उसी तरह अगर 1 kg लिखे तो ये वेट के बारे में बता रहा है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का एक चीज़ जान जाइए कि उसके बारे में कुछ बताएगा तो वो है यूनिट। तो यूनिट पर हमेशा अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, समझ के बैठिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपके बुक में एक बात और लिख रहा है कि बोथ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर। तो यहाँ पर एस बहुत इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर, क्योंकि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ये दोनों मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और मटेरियल प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है, जिसके चलते उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी जो उसकी रिस्पॉन्स है वो चेंज होता है, जिसके चलते हमारा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों जो है बदल जाता है टेम्परेचर पर। तो जब भी हम रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर रेसिस्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि इसके साथ एक चीज़ जरूर मेंशन करना पड़ता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर दिस रेसिस्टेंस इज शोइंग और रेसिस्टिविटी इज शोइंग। तो टेम्परेचर मेंशन किए बगैर इसके बारे में कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए टेम्परेचर को बिल्कुल साथ में मेंशन करना होता है कि किस टेम्परेचर पर ये आपका रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस शो कर रहा है। आप अपने बुक में रेसिस्टिविटी से रिलेटेड एक टेबल आप देख रहे होंगे, उसमें आप ध्यान से देखिए कि रेसिस्टिविटी में ये एक रेंज दिखा रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 से लेकर 1.84 इंटू 10⁻⁻6। इस रेंज का जितना भी आपका रेसिस्टिविटी मिलता है उसको हम लोग कंडक्टर के कैटेगरी में कंसीडर करते हैं।
अब कंडक्टर के कैटेगरी में बहुत सारा एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, टंगस्टन है, निकेल है, आयरन है, क्रोमियम है, मरकरी है, मैग्नीज है। ये सारा कंडक्टर के कैटेगरी में आता है, क्योंकि जब भी इनकी रेसिस्टिविटी को आप बुक में 20 डिग्री दिया हुआ है, तो 20 डिग्री पर जो रेसिस्टिविटी का रेंज ये शो कर रहा है। जैसे ही आप रेसिस्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो है ना, आपको रेसिस्टिविटी निकालना है, और रेसिस्टिविटी आपने निकाला और उसका रेंज इसके बीच में आ गया, तो आपको प्रेडिक्ट करने की बात आएगी कि वो है क्या। तो आप उसको कैलकुलेट करके उस टेबल से मिला सकते हैं कि ये एक्चुअली किसका रेसिस्टिविटी शो कर रहा है। उसी तरह एक रेसिस्टिविटी का रेंज दिखला रहा है आपका 49 इंटू 10⁻6 से लेकर 100 इंटू 10⁻⁻6, 49 इंटू 10⁻⁻6 से लेकर 100 10⁻⁻6। तो इस रेंज का जितना भी रेसिस्टिविटी अगर आ रहा है तो उसको LY के कैटेगरी में ले रहे हैं, ठीक है। और उसमें आप देखें कि LY के बारे में तो मेरे ख्याल से आप जानते होंगे कि LY क्या है, कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल एंड नॉन मेटल का बनाया जाता है। थोड़ी सी इसकी पेरेंटल मटेरियल से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, बहुत सारा कारण होता है जिसके चलते हम लोग को LYs बनाना पड़ता है। तो LY की रेसिस्टिविटी जो है इस रेंज में आता है। कॉन्स्टेंटेंट है, मैग्नीन है, नाइक्रोम है, ये सब हमारा LY के कैटेगरी में आता है। तो इनका जो आपका रेंज होगा तो आपके बुक में टेबल में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। फिर रेसिस्टिविटी एक आ रहा है आपका 10⁻10 से लेकर 10⁻12 तक का रेसिस्टिविटी। तो ये जो है ये बिल्कुल नॉन कंडक्टर के रूप में काम करने वाला है, इंसुलेटर के रूप में काम करने वाला है, ठीक है। तो इससे आपका करंट ना के बराबर बहता है आपके सर्किट में, अगर ये मटेरियल आप यूज करते हैं। तो आप रेसिस्टिविटी को देखकर अच्छी तरह से जज कर पाएंगे कि हमको कंडक्टर के रूप में यूज करना है तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होना चाहिए। हमको अगर रेसिस्टेंस के रूप में, एक्चुअली LYs वाला जो एक कैटेगरी देख रहे हैं ये एक्चुअली रेसिस्टेंस के रूप में ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। अब डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे नाइक्रोम को जो है यूज करते हैं तो ये हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं। तो इस तरह जो है आप रेसिस्टिविटी को देखकर अच्छी तरह से आप जज कर पाएंगे कि कौन सा कैटेगरी का चीज़ है और क्या इसका इस्तेमाल होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या जाने कि आपका रेसिस्टेंस जो है वो उसका फार्मूला के रूप में आपको जो मिला, क्योंकि लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है ए का, और रो आपका मटेरियल का प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेसिस्टिविटी है। तो हमारे पास ये फार्मूला है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ए पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारा तार जो है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में शेप में है। तो इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि सर्कुलर है, तो सर्कुलर है इसका एरिया, तो वहाँ पर निश्चित रूप से उसका रेडियस दिया हुआ है r। तो एरिया जब आप निकाल रहे हैं तो हम लोग को πr² ये फार्मूला यूज करेंगे। कई बार न्यूमेरिकल में r के जगह पर हमको उसका डायमीटर d दे देता है, तो आपको ये भी जानना होगा कि d का रिलेशंस
आर के साथ क्या है, तो 2r है। तो r अगर हमको निकालना है तो d/2 लेके चलना पड़ेगा। तो फार्मूला में अगर एक कन्वर्सन करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट अगर a दिया तो गुड है, r दिया तो भी निकल जाएगा, d दिया तो भी निकल जाएगा। तो हमको जहाँ जैसा ज़रूरत है उस डेटा के हिसाब से, उसी के हिसाब से हम लोग ये करते हैं। अब आइए फिर से देख लेते हैं। R रेसिस्टेंस है जिसका कि यूनिट ओम है, लेंथ का मीटर होता है, A का मीटर स्क्वायर होता है। आप अपने रेसिस्टर का जो है शेप देख लीजिए और उसके हिसाब से क्या उसका एरिया बनेगा वो भी आप देख लीजिए। रेसिस्टिविटी का यूनिट आएगा ओम मीटर। अब आपके पूरे फार्मूला में R है, रो है, L है, A है, R है, D है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप इस तरह का एक चार्ट बना लीजिए और चार्ट बनाने के बाद आप देखिए कि आपको क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप फार्मूला को पुट कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ कि फार्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है। आप मेन फार्मूला जाने हैं, मेन फार्मूला आपने जान लिया तो मेन फार्मूला से ही कई फार्मूला आपका बन जाएगा, मेन फार्मूला से ही कई फार्मूला आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर वैसे हमने रिसफल करके कुछ फार्मूला बना दिया है। आप इसको एक बार देखकर अपने से भी इसको फार्मूला को निकाल कर देख लीजिएगा और इससे मैच कर लीजिएगा। आप खुद महसूस कीजिएगा कि अब हमको फार्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए एक न्यूमेरिकल पर डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक फिगर है ABC show 3 cylindrical copper conductor which geometry will have highest resistance। तो आप यहाँ पर देखें कि L है और A है, इसमें एरिया जो है हाफ हो जा रहा है और लेंथ डबल हो जा रहा है। इसमें एरिया डबल हो जा रहा है, लेंथ सेम रह रहा है, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से हम लोग अगर RA निकाल रहे हैं पहला का रेसिस्टेंस, तो रो L/A कर ले रहे हैं। RB निकालेंगे तो रो 2L और A/2 पुट कर रहे हैं। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो A हमारा 4 टाइम्स RA आ जा रहा है। फिर उसी तरह RC का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो रो L/2A डाल रहे हैं उसको, तो देख रहे हैं कि A RA का जस्ट हाफ हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस हमको जो मिल रहा है वो RB का मिला, फिर RA का है, RC का है। तो इस तरह से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये आपका NCERT बुक का ही क्वेश्चन है, केवल मैं आपको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर रखा हूँ। इज 26 ohm at 20 degree centigrade if the diameter of the wire is 0.3 mm. What will be the resistivity of metal at that temperature? Also predict the material. तो मैंने अपने पीछे में बताया आपको कि एरिया हमको निकालना है और हमको डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, इसके चलते πr² हम यूज करेंगे
और चूँकि डायमीटर के फॉर्म में दिया हुआ है तो D/2 करके इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह से वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका इस तरह से फार्मूला बनेगा। फिर वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब जो है कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आपको मिल रहा है इतना ओम मीटर रेसिस्टिविटी। तो इतना ओम मीटर रेसिस्टिविटी आपके अपने चार्ट में जब मैच करने का कोशिश कीजिएगा तो ये मैग्नीज का शो करता है। तो खैर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चैप्टर को आप ठीक से समझ गए हैं। तो होप कि आप अच्छी तरह से इसको अपना जो प्रैक्टिस बुक में है उसमें बैठकर सॉल्व कीजिए